नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल मालवीय, जो शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू सो मच। मैं लाइव आया हूँ बंसल न्यूज पर। सभी दर्शकों का स्वागत। और मैं चाहता हूँ कि सारे यंग पॉपुलेशन के जितने दर्शक हैं उनकी जो भी परेशानियाँ हैं सांस से रिलेटेड, कोविड ईरा के बाद में जो प्रॉब्लम्स हुई है, तो वो मुझसे सारे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने मैं ज़्यादा अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। उनका मैं धीरे धीरे हर चीज़ों का जवाब दूंगा मैम जी। तो आज हम बात करने वाले हैं फेफड़े और श्वसन तंत्र की बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में। अगर आपके मन में भी इसे लेकर कोई सवाल है तो कार्यक्रम के दौरान शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर और लगातार फ्लैश हो रहे इस नंबर को आप नोट करके रखिए, जिसके जरिए आप डॉक्टर विशाल मालवीय से सलाह भी ले सकते हैं। चलिए डॉक्टर विशाल, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे वही होगा कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो क्या करते हैं और किस बीमारी का ट्रीटमेंट वो करते हैं? जनरली मैं डॉक्टर विशाल मालवीय इंटरनेशनल कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर में। जनरली एक सामान्य भाषा में मैं बताना चाहूँगा कि छाती रोग विशेषज्ञ बोलते हैं हम लोगों को और श्वास रोग विशेषज्ञ। अभी मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट क्या है, तो हम लोग इंटरवेंशनल कुछ सर्जरी भी हम लोग करते हैं। जैसे किसी पेशेंट में ट्यूमर होता है तो हम उस लंग के ट्यूमर को डीबल्किंग करते हैं, मतलब एक एडवांस प्रोसीजर भी हम लोग करते हैं। किसी पेशेंट को आपने सुना होगा कि लंग्स के बाहर पानी भर जाता है, तो हम उन लोगों को आईसीटी ट्यूब इंसर्शन, थोरेकोस्कोपी, एक एडवांस लेवल की प्रोसीजर सारी करते हैं। और वो मैंने सारी चीज़ें ये अभी स्टार्ट की है, एडवांस प्रोसीजर्स। जी डॉक्टर विशाल, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लंग्स की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन सी वो मुख्य बीमारियां हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को टीबी और एस्मा के बारे में पता है, और इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बच्चों को हम लोग देखते हैं कि बार बार न्यूमोनिया होता है। ऐसे ही जितने भी अपने पॉपुलेशन ओल्ड एज वाले होते हैं जिनमें जनरली एक दमा की बीमारी बोलते हैं, जिसको हम अस्थमा और सीओपीडी, जो दोनों अलग अलग होती है, पर एक जनरल टर्मिनोलॉजी में हम उन्हें दमा की बीमारी बोलते हैं। इन पेशेंट को जैसे ही वेदर चेंज होता है या फिर मौसम चेंज होता है तो उनको न्यूमोनिया की बीमारी होने के चांसेस उतने ज़्यादा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमोनिया के केसेस बहुत बढ़ गए। यही न्यूमोनिया हम कोविड के टाइम पर देखा था हम लोगों ने, जो सेकंड वेव में काफ़ी डेथ हुई थी। जो कोविड वायरस के कारण जो न्यूमोनिया होता है हम लोग उनको वायरल न्यूमोनिया बोलते हैं, पर ऐसे पेशेंट में ज़्यादातर बैक्टीरियल न्यूमोनिया, फंगल न्यूमोनिया और वायरल न्यूमोनिया होता है। सांस की दूसरी भी बीमारियां होती है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसका गवर्नमेंट बहुत अच्छे लेवल पर ट्रीटमेंट कर रही है। जनरली हम लोग उनका ट्रीटमेंट एक बार डायग्नोसिस करने के बाद में पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी ऐसी पॉलिसी बनाई है कि आप पर डे टेबलेट जो लेते हो उसमें एक एसएमएस सिस्टम होता है। जैसे वो आप टेबलेट लेते हो और आपको एक फ़ोन नंबर जो आपका अटैच होता है उस पर आपको कॉल करना होता है, तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि आपने टीबी की दवाई ली है। तो हम लोग जनरली ये चीज़ अवॉइड करते हैं कि हम हमारे प्राइवेट सेंटरों पे टीबी की दवाई नहीं देते हैं। उस पेशेंट को एक निक्षय आईडी बनवा के गवर्नमेंट में अटैच करवाते हैं। दूसरी सांस की बीमारी जो मुख्य हो रही है, जो अभी कैंसर, आपने सुना होगा कि कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर जो लंग्स का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर, वो अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखा जा रहा है। जी डॉक्टर विशाल, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि सिम्टम्स क्या होते हैं यूजुअली जो छाती से रिलेटेड बीमारियां होती है, सांस से जुड़ी हुई बीमारियां होती है, कैसे पेशेंट्स पहचाने? हम लोग देखते हैं कि जी जनरली सांस की जितनी भी लंग्स से रिलेटेड बीमारी होती है उसमें पहला सिम्टम्स होता है खांसी का। कुछ पेशेंट में यदि हम लोग दमा की बीमारी बोले तो उनमें खांसी के साथ साथ में नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना होता है और चलने फिरने में सांस फूलना होता है।
अब हम लोग जनरली लंग कैंसर की बात करें तो ऐसे पेशेंट में लंबे टाइम तक पेशेंट को खांसी बनी रहती है, सांस की तकलीफ होती है, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और उनका वेट धीरे धीरे कम होता है और उनको धीरे धीरे भूख भी कम लगती है। हम लोग टीबी की बात करेंगे तो टीबी की बीमारी को हम लोग पहचानने के लिए जनरली किसी भी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी बनी हुई है, उसको रात के टाइम में बुखार आता है जो हल्का बुखार होता है एक तरह से बोला जाता है, और साथ में उनका वेट धीरे धीरे लूज होता जाता है और उनको भूख कम लगती है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट का जनरली स्पूटम करवाते हैं, उससे हम लोग टीबी डायग्नोसिस करते हैं। जी डॉक्टर विशाल, आजकल लोगों में ये गलत धारणा भी आ चुकी है कि सांस की बीमारियों की जो जांच होती है वो काफी महंगी होती है। ऐसे में अगर ये सिम्टम्स लोगों को अपने में दिखते भी है, ज्यादा दिनों तक खांसी होना, तो यूजुअली लोग कफ सिरप लेकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये किस हद तक सही है और किन सिम्टम्स के बाद हमें अस्पताल में जांच करानी ही करानी चाहिए? आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जनरली यही होता कि हमें थोड़ी सी भी खांसी सर्दी होती है तो हम मेडिकल पे जाते हैं और मेडिकल वाला इतना ज़्यादा चलन में आ गया कि वो एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, कफ सिरप दे देते हैं। हम लोगों को खांसी का ट्रीटमेंट नहीं करना है। हम खांसी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसकी बीमारी क्या है। खांसी की 100 बीमारियां होती है, हमें उस लक्षण को पहचान कर कुछ जांचें करवानी होती है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जैसे लंग कैंसर वाले पेशेंट हम लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, बहुत सारे खांसी सर्दी होती है या फिर उनका वेट कम होने लगता है, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं या फिर एक लोकल फिजिशियन को दिखाकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पर ये उनको बार बार रिपीटेड प्रॉब्लम होती रहती है। बहुत लंबे टाइम तक ऐसे करने से हम जब डायग्नोसिस की जो सोचते हैं कि अर्ली स्टेज में किसी चीज़ का डायग्नोस कर ले, वो बहुत लेट हो जाता है। और सांस की जितनी भी बीमारियां होती है उसका बड़े बड़े शहरों में लोगों का कुछ धारणाएं हो गई है कि वो बड़े शहरों में ही जांचें होती, उनकी जांचें जनरल हम लोग एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में कुछ चेंजेस दिखते हैं तब हम उनकी एक सीटी करवाते हैं और उस सीटी के बेसिस पर हम लोग एक डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या बीमारी हो सकती है। जनरली चेस्ट एक्सरे में ही काफ़ी बीमारियाँ पकड़ में आ जाती है, वो नहीं पकड़ में आती तो हम लोग जनरली सीटी करवाते हैं। सीटी में भी अलग अलग टाइप की बीमारियां पकड़ में आती तो हम लोग जो इंटरवेंशनल ब्रोंकोस्कोपी में करते हैं। यदि एक टीबी की बीमारी है तो आपकी एक स्पुटम होता है, खकार, उसकी ही जांच आप गवर्नमेंट सेंटर पे दे सकते हैं, मुफ्त में होती है। गवर्नमेंट टीबी का भी मुफ्त में ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो जांचें वहां हो जाती। अब कुछ पेशेंट में हम लोगों को नहीं पता चलता है कि उनका खकार नहीं आ रही है बाहर, तब हम ऐसे पेशेंट को एक चूज करते हैं या उनको कुछ ट्यूमर दिखता है तो एक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। एक इनिशियल लेवल पर हम नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी करते हैं जिसकी जरूरत होती है कि पेशेंट का हम लोग स्पुटम अंदर से जाके निकालते हैं, उसको हम लोग बाल फ्लूड करते हैं, ब्रोंको एल्विलर लवाज करते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं। एडवांस में हम लोगों को इंटरवेंशनल का ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ती है। उसमें हम लोग जनरली ये करते हैं कि अंदर जाने के बाद में हमें मान लो कुछ ग्रोथ दिख रही है, मास दिख रहा है, ट्यूमर दिख रहा है, तो हम लोग उसका एक सैंपल लाके उसकी जांच करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, उसको देखते हैं कि किस टाइप का ट्यूमर होता है। जनरली क्या होता है कि पॉपुलेशन में लंग का कैंसर खुद से तो होता है, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कुछ लोग करते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस है, पर किसी भी जगह का कैंसर होता है जब भी स्प्रेड होता है तो लंग्स उनकी एक प्राइमरी साइट होती है कि वहां पर कैंसर होने के चांसेस बहुत जी। डॉक्टर विशाल मेरा अगला था, वैसे हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि डॉक्टर विशाल ने जितना भी एनालिसिस किया उसके मुताबिक अगर आपकी बीमारी डायग्नोस सही समय पर हो जाती है तभी आपकी बीमारी का सही से इलाज हो सकता है। अगर आप अपनी बीमारी को कफ सिरप के जरिए या एंटीबायोटिक्स के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आगे जाकर कुछ बड़ा भी बन सकती है। मैं डॉक्टर आपसे जानना चाहूंगी कि जो यूजुअली जो स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको कंजम्पशन लोग करते हैं, क्या उनमें ये इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है? हाँ, देखा गया है कि नॉर्मल पॉपुलेशन हम जो देखते हैं उसके कंपेयर में जो लोग लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते हैं उसका एक स्मोकिंग इंडेक्स होता है, उनमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और ऐसे पेशेंट में नॉर्मली दमा की बीमारी के भी चांसेस होते हैं, जनरली हम लोग उसको सीओपीडी बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में सीओपीडी की बीमारी हो गई है, जैसे लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एज यूजुअल जनरल पॉपुलेशन के कंपेयर में।
डॉक्टर विशाल, जो फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग कैंसर जिसे हम कहते हैं, उसकी पहचान कैसे होती है? उसके सिम्टम्स क्या है शुरुआती तौर पर, और किन जांचों से कोई भी जो हमारे दर्शक है वो जान सकते हैं कि उनके फेफड़ों में कुछ दिक्कत तो नहीं है या वो कैंसर से तो पीड़ित नहीं है? हम लोग नॉर्मली जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक कोशिश यही करते हैं कि वो खांसी होती है या वेट कम होता है तो पेशेंट नॉर्मली एक नॉर्मल लेवल पर अपना ट्रीटमेंट करवा लेता है, उससे उनको इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। पर यदि आपको किसी को रिपीटेड हो रहा है और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती जा रही तो और आपका वेट भी लॉस होता जा रहा है, आप खाना अच्छे प्रॉपर नहीं खा पा रहे हो, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा सांस हो, कभी कभी कुछ पेशेंट को खांसी में खून भी आने लगता है, तो इस जगह पर हम एक इनिशियली स्टेज में एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। कुछ पेशेंट में चेस्ट एक्सरे में भी हमें डायग्नोस हो जाता है, उसको कंफर्मेशन करने के लिए कि उस पेशेंट का हो सकता है हमें आगे जाके बायोप्सी लेना हो, तो हम ऐसे केसेस में एक सीटी स्कैन करवाते हैं और सीटी स्कैन के जरिए हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। लंग्स का क्या होता है ना, हम लोगों के दो लंग्स होते हैं जनरली, राइट साइड का होता है, एक लेफ्ट साइड का। बीमारी का जो अब मांस का लीजन होता है वो कहाँ होता है वो सीटी में एक एग्जैक्टली हमें पता चलता है, तो हम लोग सीटी करके कंफर्मेशन करते हैं। उसके बाद में जरूरत पड़ने पर हम उसको ब्रोंकोस्कोपी जांच भी करवाते हैं। कुछ केसेस में पेरिफेरल मास या नोडुल होता है तो हम सीटी गाइडेड बायोप्सी आगे करवाते हैं। कुछ केसेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जिनमें प्लूरल इफ्यूजन होता है, एक तरह से फेफड़ों के बाहर पानी भर जाता है, तो हम लोग उस पानी को इनिशियली स्टेज में पानी को निकाल के उसकी जांच करते हैं, साइटोलॉजी भेजते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप की कैंसर सेल्स होती है, उसका हम लोग पता लगाते हैं। जी डॉक्टर विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से क्या वो क्या कहते हैं क्या वो तरीके होंगे जिससे हम अपने फेफड़ों का, अपने लंग्स का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सके? ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क क्या है। कुछ पेशेंट होते हैं जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं तो उनका नियमित एक जांच करवाना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि दमा की प्रॉब्लम हो, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको मास्क का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी मास्क लगा के ही बैठा था कि मैंने यही इम्पोर्टेंस दिखाना चाह रहा था कि मास्क का क्या रोल है। हम लोगों को कोविड के बाद में इस मास्क का काफ़ी रोल समझ में आया, जब हम लोगों ने देखा कि इस मास्क से ही हम उस बीमारी का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कुछ पेशेंट में एलर्जी होती है, धुएं से एलर्जी होती है, तो आप उस टाइम पर यदि मास्क लगाते हो तो ये आपका एक प्रिवेंशन होता है कि अब आप उस डिसीज को रोक सकते हो सकता है कि आपकी स्टेज ज़्यादा हो गई हो, आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस लेवल पर हम मेडिसिन देते हैं और साथ में मास्क भी देते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं पेशेंट। जी, बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को देखते हुए अब मास्क लगाना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि कई सारे ऐसे शहर हैं जहां की हवा अब जहरीली हो चुकी है, सांस लेने लायक नहीं है। डॉक्टर विशाल, जैसे कि आपने वैक्सीन के बारे में कहा, तो हमें जानकारी दीजिए कि कौन कौन सी वो वैक्सीन होती है जो लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली बीमारियों में लगवानी चाहिए या डॉक्टर्स बताते हैं कि ये वैक्सीन लगवाएं? हम लोगों का जनरली दो बीमारी अस्थमा और सीओपीडी में हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा अमाउंट पर एक वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश करते हैं, पर हम लोगों ने वैक्सीन का जो रियल रोल देखा है ये कोविड के बाद में देखा है। हम लोगों ने देखा कोविड जब सेकंड वेव आई उस टाइम पर हमारी जो गाइडलाइन थी, जब ओल्ड एज के लोगों को हेल्थ केयर जो कर रहे हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन लगा, उस वैक्सीन से हम लोगों ने इतना ज़्यादा इफेक्ट देखा कि डेथ रेट बहुत कम हो गया था ओल्ड एजेस में, और जिन लोगों को वैक्सीन लगा, और यंग एज के पॉपुलेशन जिनको वैक्सीन नहीं लगा तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेथ हुई है कोविड से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो भी बीमारी अस्थमा सीओपीडी हो, इस बीमारी को आप ट्रीट तो करते हो, पर इस बीमारी को बढ़ाने वाली बहुत, जैसे ही मौसम चेंज होता है वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो हम लोग एक इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का वैक्सीन लगाते हैं कि इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो बहुत ख़राब कंडीशन में ना आए। अभी हम लोगों ने देखा कि जनरली इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैल रहा है,
जो हम लोग नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में लोग समझते हैं कि एक स्वाइन फ्लू की बीमारी होती है। ये बीमारी हर साल होती है। ये कोविड जैसी बीमारी नहीं है कि इसको हम लोगों ने टोटली ख़त्म कर दिया है। ये बीमारी हर साल होती है। इसका डेथ रेट कोविड बीमारी से बहुत ज़्यादा है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं। जनरली अभी जो न्यू वैक्सीन चल रहा है उसमें 4 कंटेंट होते हैं, उसमें एक H1N1 कंटेंट होता है। तो मेरे जितने भी पेशेंट हैं, यदि मेरे पास आते हैं, यदि उनको सांस की बीमारी रिपीटेड हो रही है, तो मैं उनको वैक्सीन लगा के, कभी उनको डिसीज भी होती है तो माइल्ड कंडीशन में उनको मैं प्रिवेंट कर लूँगा, ना कि वो हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे जाएगा, लंग का 80% 90% लंग्स खराब हो रहे हैं। अभी भी कुछ केसेस हो रहे हैं जिसमें 80 से 90% लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जी डॉक्टर विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो वैक्सीन से बहुत डरते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वैक्सीन से कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या इन वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है, या फिर इन वैक्सीन से 100% ये जो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं? जनरल पॉपुलेशन में कोविड वैक्सीन के बाद में थोड़ा सा ये था कि कोविड वैक्सीन के बाद में कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगी है, पर हम लोग जनरली देख रहे हैं कि अस्थमा, COPD या दूसरी बीमारी वाले जितने भी पेशेंट हैं, हम लोग उनको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया का वैक्सीन आज से नहीं कई सालों से लगा रहे हैं। उन वैक्सीन का ऐसा कुछ भी रोल नहीं है कि जिसके कारण उनको डेथ हो जाती। जनरल पेशेंट को थोड़ा सा जनरलाइज वीकनेस होती है और फीवर आता है, वो उतना ही ज़्यादा वैक्सीन का जितना इफेक्ट होता है उसका एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग किल्ड टाइप का वायरस यूज करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगवाना चाहिए। आज अभी के टाइम में सारे, आप भोपाल हो, इंदौर हो, सारे ICU में देखते हो कि वायरल निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहे हैं। हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं जाए, फिर भी 80 to 90% लंग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और यदि आप वैक्सीनेशन करवाते हो तो वही सेम कंटेंट उस वैक्सीन में होता है जो आपको प्रिवेंट करेगा डिसीज से। जी डॉक्टर विशाल, यानी ये कहा जा सकता है कि इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन एक रामबाण उपाय की तरह काम करता है। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप भी वैक्सीन से डर रहे थे अब तक और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आपके लिए ये खास मैसेज है कि वैक्सीन आप लगवाइए। ये पूरी तरह से सेफ है। सिर्फ इसका हल्का सा रिएक्शन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो बुरा बैक्टीरिया है उसे किल किया जा रहा है। डॉक्टर विशाल, क्या एलर्जी भी होती है लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और अगर होती है तो हमें बताइए कि किस तरह की वो एलर्जी होती है, कैसे उसके टेस्ट किए जाते हैं? जनरली एलर्जी के लिए हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किसी को स्किन की एलर्जी होती है, उनको रेड पैचेस हो जाते हैं। कुछ पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एक नॉर्मल बार बार सर्दी होना, आंखों से पानी आना। अपन इस स्टेज में यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस होती है, हम इसका यही ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये आगे चल के थ्रोट जो अपना होता है, गला और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आगे चल के एलर्जिक अस्थमा में कन्वर्ट होती है, हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। तो एलर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, उसका हम लोग जनरली यदि हम लोग टेस्ट करवाए, टेस्ट से ज़्यादा हम लोगों ने देखा है कि आप यदि ऑब्जर्व करते हो कि हमें पता है कि घर में जब डस्ट होती है या पॉल्यूशन होता है, उस टाइम पे हमें छींकें आने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है। बाहर जैसे हम लोग निकलते, कुछ लोगों को ठंडी हवा से एलर्जी होने लगती है, नोज में कंजेशन होने लगता है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, एक स्क्रीन प्रिक टेस्ट होता है, वो बहुत अलग अलग टाइप के हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि आपको एक्चुअल में जब आप किस चीज़ के संपर्क में आते हो तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जो हम लोग करते हैं। आजकल ब्लड के भी कुछ टेस्ट हो गए जिसमें हम ब्लड लेके बहुत सारे एलर्जन का टेस्ट कर सकते हैं। जी, तो ब्लड टेस्ट के जरिए भी कई सारी एलर्जीज का टेस्ट हो सकता है। और यदि आप भी ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और एक अच्छे से इलाज करवाइए, क्योंकि टेस्ट होंगे तभी बीमारी सही से डायग्नोस होगी और तभी उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा। डॉक्टर विशाल, अक्सर ये देखा गया है कि कोविड एरा के बाद से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि जब कोविड आया था उसने भी सबसे पहला अटैक आपके लंग्स पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किया था। तो कोविड का समय निकलने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वैसे कॉम्प्लिकेशंस हमें ना हो? एक नॉर्मल मैं बात बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने यही देखा कि कोविड के बाद में हम लोगों ने जब उस टाइम पे वैक्सीन लगाया
तो हम लोगों ने ये नहीं देखा कि उस टाइम पे किसी को भी वैक्सीन से उस टाइम पे डेथ हो रही थी। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि कोविड के कारण बहुत सारी यंग पॉपुलेशन में ही तकलीफ हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट हो। साथ में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो अभी कल्चर है, थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाता है। शायद उस वायरस के कारण कुछ इफेक्ट हो सकता है जो कोविड हुआ था। और अभी जो हम लोगों की जो रूटीनली जो चीज़ें होती है वो हम लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठने का काम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं कि थोड़े से यंग पीपल डरे हुए हैं कि हो सकता है कि हमें कुछ हो जाए। सबको यही सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी कोविड के बाद हम लोगों ने जिस टाइप से वैक्सीन लगवाए थे, इसी टाइप का अपन इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का वैक्सीन लगाते हैं। पहले क्या था कि पेशेंट में हम सोचते थे कि यंग एज है, हमें सांस की कोई बीमारी नहीं होती, पर अब हम इस ईरा में देख रहे हैं कि यंग एज को भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है ये चीज़ें। तो इन्फ्लुएंजा का किसी को भी सांस की बीमारी हो, जिसका बार बार उनको इन्फेक्शन हो रहा हो, बार बार मौसम चेंज होने पर बीमारियां हो रही, तो उनको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें मैसेज दें और उन्हें बताएं कि हम किस तरह से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे लंग्स को हेल्दी और हैप्पी रख सकें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपको या आपके आसपास अभी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो बहुत एक्टिव है, आपके आसपास हम लोग किसी भी डिसीज में कोई लंबे टाइम तक खांसी करता है, सांस फूलती है, तो उसको हम लोग अवॉइड ना करें। और उसकी जितनी जल्दी हो, एक नॉर्मली चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है। जो स्पुटम खकार आती है, हो सकता है उसमें टीबी का इन्फेक्शन हो या अदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, वो जितनी जल्दी अमाउंट में करवा लेंगे तो उतना जल्दी हम डिसीज को प्रिवेंट करेंगे, ना कि हम लोग सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करें। तो यंग पॉपुलेशन से बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, एज वाले लोग हैं, जिनको लंबे टाइम से खांसी रहती है, सांस की बीमारी रहती है, जो बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं, उन्हें भी स्मोकिंग सिजेशन के बारे में आपको सब बताना है कि आपको स्मोकिंग करते हो तो ये नुकसान होंगे, हो सकता है दमा की बीमारी हो जाए, आगे चल के कैंसर हो जाएगा आपको। तो आपको धीरे धीरे उनको स्मोकिंग भी सिजेशन करवाना है, छुड़वाना है। और यदि यंग पॉपुलेशन जो एक थोड़ा सा कल्चर चल गया है कि हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्मोकिंग सब के लिए प्रॉब्लम है। स्मोकिंग करने से दूसरी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती, लंग्स के साथ साथ में हमें कार्डियक बीमारियां भी, हार्ट की बीमारियां भी होती है। तो हमें जितना हो पॉल्यूशन थोड़ा कम करना है, स्मोकिंग सिजेशन करना है। जी डॉक्टर विशाल मालवीय, आप हमारे साथ जुड़े और लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर ये बेहद खास जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार बंसल न्यूज पर जारी रहेगा। बने रहें बंसल न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।